Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. Assalamu alaikum. I am Shadad Waheed and definitely addressing you from the platform of Punjab Group of Colleges. And my dear students, we have already started what the respiration in humans. And yesterday we discussed about what the different components of human respiratory system. And today we want to discuss every part in essential detail, right? So let's move to the whiteboard. Yes, my dear doctors, rather future doctors, we have started what respiration और लास्ट में हमने कंपोनेंट्स देखे थे. आज हम उन्हीं कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल से देखेंगे. नंबर 1 इज हमने डिस्कस किया था नॉस्ट्रल्स. तो ये जो हमारे पास नॉस्ट्रल है, अगर हम इससे डिफाइन करना चाहें तो नॉस्ट्रल्स आर एक्सटर्नल ओपनिंग्स what nose, right? तो मेरे नोज की जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स. एंड नॉस्ट्रल्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स. और अगर फॉर एग्जांपल हम हवा हूं और हम इस पेयर्ड स्ट्रक्चर में से अंदर मूव करें तो मुझे पता चलेगा कि मेरे नोज के 2 पार्ट्स हैं, राइट? नोज के मेरे पास कितने पार्ट्स हैं? 2. एक मेरे पास वो वाला पार्ट जिससे मैं बोलता हूँ कार्टिलेजिनस नोज. यानी कि अगर आप अपने नोज के टिप पे हाथ रख के उसको मूव करें तो इट कैन मूव राइट एंड लेफ्ट. तो ये मेरे नोज का सॉफ्ट पार्ट है, मीन्स कार्टिलेज वाला पार्ट है. लेकिन अगर मैं उसके पीछे मूव करता हूँ तो अब ये मूव नहीं कर रहा. तो दिस इज अ बोनी नोज. तो मेरे पास नोज की 2 टाइप्स हो गई, ये 2 पार्ट्स हो गए, सॉरी, कार्टिलेजिनस नोज एंड देन बोनी नोज. अब इस बोन के लेवल पे जाके जो मेरा नोज है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? इनटू 2 चेम्बर्स. यानी कि नोज के हमारे पास फर्दर लेफ्ट नोज और राइट नोजेस बन जाते हैं, या उसकी 2 साइड्स बन जाती हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं. और इन 2 साइड्स के दरमियान में क्या प्रेजेंट है मेरे पास स्टूडेंट्स? एक इंटरनेजल सेप्टम. इसका मतलब ये हुआ कि सेप्टम का मतलब होता है पर्दा. क्या मतलब है स्टूडेंट्स? पर्दा. तो ये 2 नोजेस के दरमियान में एक पार्टीशन का काम कर रहा है, पर्दा का काम कर रहा है, राइट? अगर ये दोनों साइड्स अगर ये बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर रहा हो हमारे नोज को तो हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन सम टाइम एक डिसऑर्डर होता है, उसे हम बोलते हैं DNS. DNS स्टैंड्स फॉर डेविएटेड नेजल सेप्टम. इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, डेविएटेड नेजल सेप्टम का मतलब ये होता है कि अब ये जो सेप्टम है, पार्टीशन है, ये किसी एक साइड की तरफ टिल्टेड है. तो आप लोगों के नेजल कैविटी के एक साइड पे एयर का प्रेशर ज़्यादा है और एक साइड पे कम है या ब्लॉक्ड है. तो इस पर्पज़ के लिए फिर हम लोगों को छोटा सा एक ऑपरेशन करना पड़ता है और इस पर्टिकुलर सेप्टम को समटाइम रिमूव ही कर देना पड़ता है, राइट? लेकिन बहरहाल डिजीज़ कहलाती है DNS. इट स्टैंड्स फॉर डेविएटेड नेजल सेप्टम. इसके बाद हम जब यहाँ से मूव करेंगे तो मूव करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इस पर्टिकुलर नोज़ को 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों से नवाजा है. यानी कि ये समझ लें कि हम इसके फर्दर एसेसरीज़ की, हम नोज़ की एसेसरीज़ की बात कर रहे हैं. उनमें से एक एसेसरी के नाम मेरे पास क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? नंबर 1 सीलिया. मेरे नोज़ के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ये जो पर्टिकुलर सीलिया हैं, देयर फंक्शन इज़ टू फिल्टर द एयर. ये आम तौर पे एयर को फिल्टर करने के काम आते हैं, फिल्टर द एयर. और इस फिल्ट्रेशन के दौरान में पर्टिकुलरली ये वाले सीलिया 2 चीज़ों को कैप्चर करेंगे. उनमें से एक का नाम क्या है? डर्ट, और दूसरे का नाम क्या होता है? मेटालिक पार्टिकल्स, समथिंग लाइक कार्बन और अदर थिंग्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है. प्लस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स. म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स और सेल्स ये करेंगे, ये मेरे नोज़ की इनर लाइनिंग को हमेशा क्या रखेंगे? मॉइस्ट.
और ये जो सीलिया ने चीज़ को कैप्चर की थी, उसको पकड़ा था अपने साथ, अल्टीमेटली उसको डिपॉजिट कर देंगे, और इन दो चीज़ों की एक्टिविटी से इवेंचुअली मेरे पास नेज़ल प्लग्स बनते हैं, जिसे आम ज़ुबान में जिसे लोग नाक के चूहे भी बोलते हैं. So it forms due to mutual activity of the hairs of the nose, means cilia of the nose, and the mucus producing cells. जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमारा नेजल डेब्री या वेस्ट प्रोड्यूस हो, जैसे हम क्या बोलते हैं, नेजल प्लग. इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं एक और चेंबर में, और उस पर्टिकुलर खुले से चेंबर का नाम मेरे पास क्या है, नेजल चेंबर. सो नोज लीड टू द नेजल चेंबर, और ये जो मेरे पास नेजल चेंबर है, इट इज़ वाइड, ये एक वाइड सा चेंबर है, एंड इट लाइज इन द अपर फ्लोर ऑफ बकल कैविटी. ठीक है, ऑन द अपर सरफेस ऑफ बकल कैविटी. अगर कोई बंदा आपसे ये पूछे कि बकल कैविटी और नेजल चेंबर कैसे एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तो आपने ये बताना है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि हमारी ओरल कैविटी की जो रूफ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैलेटाइन. क्या बोलते हैं उसे हम लोग, पैलेटाइन. आपने ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ डाइजेशन. तो पैलेटाइन को आम ज़बान में हम क्या बोलते हैं, तालू. पैलेटाइन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तालू. तो बकल कैविटी का टॉप, बकल कैविटी का मीन छत, नेजल चेंबर की क्या बन जाती है, फर्श. राइट. प्लस आपने और क्या बात देखनी है कि इस पर्टिकुलर कैविटी का मीन्स नेजल चेंबर का टॉप किससे बना हुआ है, तो आप आंसर देंगे कि टॉप बना हुआ है, टॉप ऑफ नेजल चेंबर फॉर्म्स by the floor of cranium. ठीक है, तो आपके दिमाग की जो बेस है वो इस पर्टिकुलर कैविटी का क्या बन जाती है, टॉप. अब आपको ये बात समझ आई होगी कि मैंने आपसे कल ये बात कही थी कि जो हमारा स्कल है वो एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है. मैंने आपसे कल ये भी बात की थी कि जो टॉप फ्लोर इट इज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रेन, एंड सेकेंड फ्लोर इज ऑक्यूपाइड बाय द नेजल चेंबर, एंड द बिल्कुल नीचे वाला बेजल जो चेंबर है इट इज ऑक्यूपाइड बाय द बकल कैविटी. कल हमने इसको एनिमेशन से समझा भी था कि सबसे नीचे वाली बेस बकल कैविटी के दरम्यान वाला जो फ्लोर था वो नेजल चेंबर, और सबसे ऊपर वाला फ्लोर ऑक्यूपाई किसने किया था, ब्रेन ने. राइट. हमने प्रॉपर इसको एनिमेट भी किया था आप लोगों के लिए. अब हम क्या करेंगे, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ. वो क्या है कि क्या ये नेजल चेंबर है ये बिल्कुल एक ओपन स्पेस है, तो आंसर इज नो. नेचर ने क्या किया हमारे स्टूडेंट्स के अंदर डिफरेंट किस्म की क्या बना दी है, प्रोट्रूजन्स, उभार बना दिए. उन उभारों की वजह से यहाँ पे एयर क्या हो जाती है, टर्बुलेंट. और उन पर्टिकुलर उभारों का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारी नेजल चेंबर में 3 एयर पैसेजेस बन जाते. उन नैरो एयर पैसेजेस को अगर मैं देखूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी ड्रॉ करूँ, से इट इज अ व्हाट, स्कल. ये हमारा एक स्कल है फॉर एग्जांपल, और यहाँ कहीं हमारा तालू है, पैलेटाइन. राइट. और समवेयर हियर इज योर ब्रेन फॉर एग्जांपल. ये आप लोगों का ब्रेन का चेंबर था, आपको याद होगा कल. और ये आप लोगों का बकल चेंबर है. तो ये वाला एरिया आप लोगों का नेजल चेंबर है. इस पर्टिकुलर चेंबर की बात कर रहा हूँ मैं. अब इस पर्टिकुलर नेजल चेंबर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ जो पार्टीशंस लगाई हैं वो कैसी हैं, वर्टिकल. राइट. इंटरनेजल सेप्टम की बात करूँ वो कौन सा है, वर्टिकल. लेकिन जो पार्टीशंस यहाँ पे रब्बुल इज़्ज़त ने लगाई हैं वो कैसी हैं, हॉरिजॉन्टल. अब इन दो पार्टीशंस को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखने की लॉजिक या हिकमत ये है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर टाइम पे एयर टर्बुलेंट हो जाए और उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो उस पर्टिकुलर म्यूकस से कांटेक्ट में आए, दैट इज लाइंग समवेयर हियर, समवेयर हियर, हियर और हियर और हियर. ये सारे का सारा एरिया उन पर्टिकुलर म्यूकस लाइनिंग से कवर्ड है जिसके अंदर हम एयर को टच करके अंदर लेके जाना चाह रहे हैं. और ये वो साइट है कि जहां हम लोग दो काम कर रहे हैं. नंबर 1, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेजल चेंबर. हम दो काम कर रहे हैं. पहला काम ये है, लुक एट द आर्किटेक्चर ऑफ गॉड.
कि नेजल चैम्बर के हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट काम है। नंबर 1 कि यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम माइक्रोब्स को ट्रैप कर सकते हैं। मैक्सिमम माइक्रोब्स कैन बी ट्रैप्ड हेयर, कैन बी ट्रैप्ड हेयर, ये पहला काम हो गया। दूसरी बात मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर्टिकुलर चेंबर को यूज़ किया एज अ थर्मो रेगुलेटर, एज अ थर्मो रेगुलेटर। इसका मतलब क्या है कि जो एयर आप लोगों के लंग्स में जाए उसका टेम्परेचर मॉडरेट हो जाएगा। टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा है तो उसे ये कम कर देगी, और अगर ये कम हुआ तो ये अपनी हीट से उस एयर को गर्म कर देगी। तो एक थर्मो रेगुलेटर के तौर पे काम कर रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि बहुत अच्छा थर्मोस्टेट यहाँ पे लगा रखा है। और थर्ड बात स्टूडेंट्स ये है कि हमारे एक और फैक्टर की बहुत इस यू कैन से कि इम्पॉर्टेंस है इनहेल्ड एयर में, और वो क्या है? मॉइस्चर लेवल, एंड दैट वन इज कॉल्ड एज द मॉइस्चर लेवल। और ये जो मेरे पास मॉइस्चर लेवल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बरसात के मौसम में आपको पता है कि हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब हमारे ड्राई वेदर चल रहा होता है, यू नो वेरी वेल कि जैसे जून जुलाई का महीना है, तो ये वाली म्यूकस मेम्ब्रेन्स उस ड्राई एयर में मॉइस्चर ऐड कर देती है। बिकॉज अगर मॉइस्चर का लेवल कम होगा तो फिर हमारा एल्वियोलर एक्सचेंज मिनिमम हो जाएगा, और अगर ज़्यादा हुआ तो भी मिनिमम हो जाएगा, बिकॉज किस वजह से फ्लडिंग ऑफ एल्वियोलर स्टार्ट हो सकती है। तो इन दोनों वजूहात की वजह पे अल्लाह ताला ने इस पर्टिकुलर चेंबर को, जिसे हम नेजल चेंबर बोलते हैं, बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया है, राइट। एक बात आपने और याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स कि जैसे हमारे इस पर्टिकुलर नोज में दो एक्सटर्नल ओपनिंग हैं, ऐसे ही इस नेजल चेंबर की बैक साइड पर भी दो ओपनिंग्स हैं, समवेयर हियर, समझ लें यहाँ पर, और इन्हें हम लोग पोस्टीरियर नेरियस बोलते हैं, जैसे कि हम नॉस्ट्रल को इंटीरियर नेरियस भी बोल सकते हैं। सिमिलरली हम इनको पोस्टीरियर नॉस्ट्रल्स भी बोल सकते हैं। तो बहरहाल जो इसका एंड है, एंड ऑफ नेजल चेंबर, एंड ऑफ नेजल चेंबर, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स? उसे हम नाम देते हैं पोस्टीरियर नेरिस, पोस्टीरियर नेरिस और nostrils, posterior nostrils, not simple nostrils, right? अब यहां से एयर फिल्टर होने के बाद कहां चली जाएगी? एक उस जोन में चली जाएगी दैट इज कॉल्ड एज फेरेंजियल रीजन। यू नो कल डिस्कस किया था ये वाली बात। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट ऑर्गन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फेरिंग्स। और आपको पता है कि फेरिंग्स इज द ओपनिंग दैट रिसीव्स बोथ। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम लोग एयर को भी रिसीव करेंगे और यहाँ पे हम लोग फूड को भी रिसीव करेंगे। सो दैट वेरी कैविटी दैट इज लाइंग एट द टॉप ऑफ द लेरिंग्स इज कॉल्ड एज व्हाट? द फेरिंग्स। इट इज ऑल्सो कॉमन टू द एसोफेगस, राइट। अब यहाँ से नेचर ने सेलेक्ट करनी है दो चीज़ों में से एक चीज़ क्या है मेरे पास? एयर। और दूसरी चीज़ क्या है? फूड। तो चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं गैसियस एक्सचेंज, तो जाहिर है हम यहाँ पे एयर को सिलेक्ट करेंगे। सो एयर विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फूड विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम बात करें फिलहाल किसकी? एयर की। सो एयर मूव करेगी अब टूवर्ड्स व्हाट? डेफिनेटली लेरिंग्स। तो फेरिंग्स से जो एयर है इट विल जॉइन दिस पर्टिकुलर रूट और ट्रैक दैट इज कॉल्ड एज लेरिंग्स। और अगर आप इस लेरिंग्स की बात करें तो ये लेरिंग्स एक फनल शेप स्ट्रक्चर है। इट इज़ अ फनल शेप स्ट्रक्चर, और इस फनल शेप स्ट्रक्चर का जो टॉप है इट हैज़ गॉट एन ओपनिंग, और उस पर्टिकुलर ओपनिंग का नाम मेरे पास क्या है? ग्लॉटिस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ओपनिंग? ग्लॉटिस, राइट। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया है स्टूडेंट्स कि इस ग्लॉटिस को एक फ्लैटेंड कवर से बंद किया हुआ है दैट कैन बी ओपन्ड एंड क्लोज्ड, और उस पर्टिकुलर कवरिंग को हम लोग नाम क्या देते हैं डियर स्टूडेंट्स? एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, राइट। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि ये एक आप लोगों के पास फनल है फॉर एग्जांपल, और इस पर्टिकुलर फनल का मेरे पास क्या है? टॉप,
और इस पर्टिकुलर टॉप के अंदर एक होल है, इस तरह से समझ ले, ये वाला होल। इस पर्टिकुलर होल का नाम क्या है? ग्लॉटिस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर्टिकुलर होल को कवर करने के लिए ऊपर एक फ्लिप लगा दिया है, समथिंग लाइक इट इज अ मस्कुलर फ्लिप, राइट। और इस पर्टिकुलर फ्लिप का नाम मेरे पास क्या है? एपिग्लॉटिस। सो बल्कि ये लेबल कर लेते हैं साथ ही कि दिस वन इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस एंड दिस होल is called as glottis. Right? This lid or cover is called as epiglottis. और जो होल है that is called as what? Glottis. Right, my dear students? एक और बात जो आपने यहाँ पे माइंड में रखनी है वो ये कि इस पर्टिकुलर लेरिंग्स को हम अपना वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, बिकॉज कि इस पर्टिकुलर लेरिंग्स के अंदर यहाँ पे दो म्यूकस मेम्ब्रेन्स की बनी हुई क्या है? स्ट्रेच सरफेसेस हैं, और इन पर्टिकुलर स्ट्रेच सरफेसेस को हम लोग नाम क्या देते हैं? वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक गिटार, लाइक पियानो, लाइक बेंजो और समथिंग एल्स, उन सब में एक ही चीज़ कॉमन है कि उसमें उस पर्टिकुलर डिवाइस में इवन फ्लोट में से बेसिकली क्या हो रही होती है? हवा पास होती है। यहाँ पर भी जब इन कार्टिलेजेस म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस की बनी हुई सरफेसेस के ऊपर से एयर पास होती है, दे बिगिन टू ऑसिलेट, ये वाइब्रेट करती हैं बिल्कुल लाइक द स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार। तो फिर इनकी वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड। तो इस लिहाज से हम इस पर्टिकुलर लेरिंग्स को एक और नाम भी दे सकते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स, एंड दैट पर्टिकुलर नेम इज बेसिकली व्हाट? वॉइस बॉक्स, राइट। एंड नाउ वी शैल मूव टू द नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रेकिया। तो आइए हम मूव करें ट्रेकिया की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंपोनेंट इज ट्रेकिया। अगर कोई आपसे ट्रेकिया के बारे में पूछे इसका सिंपल नेम क्या है, तो आप बोलेंगे विंड पाइप, यानी कि ये वो वाला पाइप है जिसमें से हमारी एयर पास हो रही है, इससे हम क्या बोलते हैं? इसको विंड पाइप, राइट। अब ये जो हमारे पास विंड पाइप साहब है, ये अनलाइक एसोफेगस ऑलवेज रिमेन ओपन। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया इसके लिए? ऑलवेज रिमेन ओपन, ये हमेशा खुला ही रहता है। आपने अगर आप लोगों को याद होगा एसोफेगस में, तो हमने एसोफेगस के बारे में जो बात की थी वो ये कि ये कोलैप्स्ड पाइप है जो हमेशा बंद रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ तब ओपन होगा जब फूड का कोई पार्टिकल उससे कांटेक्ट में आएगा, अदरवाइज हमेशा पिचका हुआ रहता है, कोलैप्स्ड रहता है। लेकिन एयर वाले केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जाग रहे हो, आप सो रहे हो, इनवॉलंटरली एयर शुड गो इन एंड गो आउट। तो इस पर्पज़ के अल्लाह ने क्या किया हुआ है? इस पर्टिकुलर पाइप को हमेशा खुला रखा है। तो जाहिर है अगर ये हमेशा खुला रहता है तो इसका कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मेरे पास क्या है? सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, और वो इस पर्टिकुलर पाइप को हमेशा क्या रखते हैं? ओपन रखते हैं। और ये वाला जो पाइप है इवेंचुअली ये हमारी थोरेसिक कैविटी में जाके डिवाइड हो जाता है इनटू 2 ब्रांचेस, और ये जो 2 ब्रांचेस हैं इन्हें हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई, राइट। और इसका जो सिंगुलर है इट इज कॉल्ड एज ब्रोंकस, राइट। सो ब्रोंकाई क्या है मेरे पास? प्लूरल, और ब्रोंकस मेरे पास क्या है? सिंगुलर, राइट। अब जो हर ब्रोंकस है वो दोनों किस्म के लंग्स में एंटर होगी, मीन्स लेफ्ट लंग में और राइट लंग में। वन विल गो इनटू द लेफ्ट लंग एंड अदर विल गो इनटू द राइट लंग, राइट। हर ब्रोंकस अपने रिस्पेक्टिव लंग्स में जाने के बाद क्या करेगी? इट विल डिवाइड टाइम एंड अगेन। ये डिवाइड होगी अगेन एंड अगेन, बार बार डिवाइड होगी। इट विल डिवाइड अगेन एंड अगेन, बार बार डिवाइड होगी, और उसके बार बार डिवाइड होने से
जो चीज़ मेरे पास प्रोड्यूस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई, राइट। अब जो ब्रोंकाई हैं इनके अंदर भी कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, लेकिन वो कार्टिलेज के रिंग्स अब उतने रेगुलर पैटर्न पे नहीं होते। सम टाइम तो ये सिर्फ प्लेट्स के लेवल पे रह जाते हैं और बाकी की जगह पर क्या आ जाते हैं, स्मूथ मसल्स। लेकिन जब मैं इन पर्टिकुलर ब्रोंकाई को फर्दर डिवाइड करके बहुत ही स्मॉल डायमीटर से क्या बना देता हूँ, ब्रोंकियोल्स, तो ब्रोंकियोल्स के लेवल के ऊपर जाके तो कार्टिलेज के रिंग जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि हमने तो ये बात कही थी कि जो हमारा लंग और उसकी सारी की सारी ट्यूब्स हैं वो हमेशा खुली रहती हैं। तो इन बहुत ही फाइन जस्ट 1 मिलीमीटर थिक ट्यूब्स को 1 मिलीमीटर थिक ट्यूब्स को कौन ओपन रखता है? तो आप आंसर देंगे इसका कि दो चीज़ें इन जस्ट 1 मिलीमीटर थिक पाइप्स को हमेशा ओपन रखती हैं। उनमें से एक चीज़ का नाम है नंबर 1 स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, राइट। आपको पता है कि ऐसे मसल्स जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स, और ये हमारे इननेट सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो ये है नंबर 1 हमारी चीज़, स्मूथ मसल। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसे जो नाम देते हैं क्या, सरफेक्टेंट। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लंग्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते, वो पैदाइश के टाइम पे नीले हो जाते हैं या ब्लू हो जाते हैं। उनकी बहुत सारी कॉज में से एक कॉज ये भी हो सकती है कि इनके इस पर्टिकुलर एरिया में सरफेक्टेंट डेवलप नहीं हुआ और उस पर्टिकुलर सरफेक्टेंट की वजह से जो आर्किंग फोर्स लगी थी फ्रॉम द इनसाइड टू कीप दिस पाइप ओपन, इट इज़ जस्ट 1 मिलीमीटर थिक बट देयर इज़ अ फोर्स। तो फ़बैय्यिकुमा तुकज़्ज़िबान कि जो अपने रब की कौन सी मुझे झुटलाओगे, कि हमारे इस पर्टिकुलर 1 मिलीमीटर थिक ट्यूब को ओपन करने वाला अगर केमिकल जो उस पर्टिकुलर ट्यूब को अंदर वाली साइड से एक ओपोजिंग आर्किंग फोर्स दे रहा है, समथिंग लाइक इट। अगर आप एक कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं तो समझ लो कि डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल अंदर से ये आर्चेस बना रहे हैं और ये वाली आर्चेस किसी मुगलिया बिल्डिंग के मेहराबों की तरह से, अगर आपको याद हो तो जो पुराने दौर की बिल्डिंग्स थी उनके अंदर इस तरह से ईंटें लगी होती थी, राइट, इस तरह से। और ये जो आर्च बनती थी, आर्च वो कभी भी नहीं गिरती थी, शायद वो आज के हमारे लेंटर से भी मजबूत थी। 300 400 साल से बिल्डिंग सब भी खड़ी हैं। तो सेम जो एक फिनोमिना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे भी यूज़ किया कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को सरफेक्टेंट के तौर पे अंदर से अप्लाई करवाया, जिसकी वजह से ये छोटी छोटी आर्किंग फोर्सेस इस 1 मिलीमीटर थिक पाइप को हमेशा रखती हैं ओपन। देयर इज़ नो कार्टिलेज प्लेट, राइट, sometimes there is no smooth muscle even, लेकिन वो कैसे ओपन रहती है, ड्यू टू दिस वेरी केमिकल वी कॉल इट एज व्हाट, सरफेक्टेंट, राइट। अब अगर हम इससे आगे चलें तो हर एक जो ब्रोंकियोल है वो टर्मिनेट कर जाता है एक एयर सैक में, राइट, और उस पर्टिकुलर एयर सैक को हम लोग क्या नाम देते हैं, एल्वियोलस, एल्वियोलस, और जो इसका प्लूरल है दैट इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई। याद रखना है ये कि एल्वियोलस सिंगुलर है और जो एल्वियोलाई हैं दे आर प्लूरल। अब इस पर्टिकुलर एयर सैक की अगर मैं तादाद की बात करूं तो ये मेरे पास अप टू 10 मिलियन हो सकते हैं, अप टू 10 मिलियन हो सकते हैं, राइट। अब दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एल्वियोलाई को क्यों डिज़ाइन किया? सो सिंपल सा आंसर है टू increase the surface area, to increase the surface area for the gaseous exchange। अब वही बात मैंने लास्ट में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि जो फ्रॉग के लंग्स हैं दे डोंट हैव पार्टीशंस, लेकिन जो हमारे लंग्स हैं दे हैव गॉट एक्सटेंसिव पार्टीशंस। और आपको ये बात पता है कि हमने डिस्कस किया था कि डेफिनेटली अगर मैं इस एक पर्टिकुलर लाइन को इस एक लाइन से कंपेयर करूँ तो ये लाइन बड़ी है, और अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर दूँ तो ये लाइन बड़ी है, और अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर दूँ तो ये लाइन बड़ी है डेफिनेटली। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेसिकली इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर बहुत सारे समझ लिए बैलून्स लगा दी, राइट, और इस पर्टिकुलर एरिया में जब इतने ज़्यादा बैलून अटैच हो जाएंगे तो ज़ाहिर है सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है हिकमत या लॉजिक टू क्रिएट सच अ ह्यूज नंबर ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स, राइट। अगर मैं आप लोगों के एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन्स को
क्या करूं, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर बिछाना शुरू कर दूं, तो यू नो कि कितना एरिया कवर करेगी। इट्स एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ टेनिस कोर्ट। तो आप इमेजिन ये कर लें, ये मैं लॉन टेनिस की बात कर रहा हूं, इमेजिन ये कर लें कि ये आप लोगों के पास एक टेनिस कोर्ट है, समथिंग लाइक इट, यहाँ पे नेट लगा होता है और यहाँ पे हमारी वो सर्विंग लाइंस लगी होती हैं, समथिंग लाइक इट, अगर आपको ये देखी टेनिस कभी आप लोगों ने। तो ये सारे का सारा एरिया किसका है, लॉन टेनिस का, और इसमें आप एक लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं, समथिंग लाइक इट। तो रब इज़्ज़त ने इस एक इंडिविजुअल को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए कितने बड़े एरिया का इंतजाम किया है। बट रिमेंबर, दिस इंडिविजुअल इज हाईली मल्टीसेलुलर एंड इट्स सेल्स कैन बी अप टू 60 ट्रिलियंस। तो इतने ज़्यादा सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ज़ाहिर है उतने ही एफिशिएंट लंग्स की ज़रूरत थी। तो नेचर ने क्या किया कि इस पर्टिकुलर ब्रोंक्यूल के एंड पे एक एयर सैक लगा दी। अब अगर मैं इस एयर सैक को देखूं तो इट इज़ वेरी मच रिच, किसमें बहुत ज़्यादा रिच है, ये ज़ाहिर है ब्लड में, इसीलिए मैंने उसको रेड से ड्रॉ किया हुआ है। चलिए आप लोगों की सहूलत के लिए हम ये यूँ करते हैं कि हम इसके अंदर ड्रॉ कर लेते हैं, किसको, एल्वियोलस को। ये हम एल्वियोलस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस थिंग, समथिंग लाइक इट। और ये जो बाहर वाली चीज़ है ये क्या है, इसकी ब्लड सप्लाई। अब आपने ये वाली बात भी याद रखनी है कि एक तरफ से ब्लड आ रहा है और दूसरी तरफ को वो मूव कर रहा है, तो उसको भी हम यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि से कि ब्लड इस तरफ को मूव कर रहा है, इट इज़ गोइंग आउट फ्रॉम दिस साइड, गोइंग आउट, एंड इट इज़ जॉइनिंग द एल्वियोलस फ्रॉम दिस साइड, समथिंग लाइक इट। इस तरफ से ये एंटर हो रहा है, राइट। तो आपने क्या देखा कि इस पर्टिकुलर फेज में ब्लड वॉज ब्लू, एंड यू नो मैंने स्टार्ट में बात कही थी कि आई एम ब्लू विदाउट यू, इसका मतलब है कि आई एम डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स आई एम वेरी मच रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या करेगा कि ये वाला ब्लड इस पर्टिकुलर चेंबर में CO2 गिव ऑफ कर देगा, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस जर्नी यहाँ से O2 ले लेगा, इट विल गिव ऑफ CO2 एंड इट विल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। तो जब CO2 निकाल देंगे, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ब्लड दोबारा से ब्राइट रेड हो जाएगा। उस पर्टिकुलर ब्राइट रेड का मतलब ये है कि नाउ इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपसे आखिर 2-3 बातें करनी है हमारे स्टूडेंट्स मैंने, कि जो हमारे लंग्स हैं दे डोंट हैव एनी मसल। रिमेंबर, हमारे लंग्स के अंदर नो मसल एट ऑल, राइट। और दूसरी बात कि हमारे लंग्स की जो मूवमेंट है इट इज़ ऑलवेज पैसिव। हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते। और तीसरी बात मैंने को ये बतानी है कि ये जो पर्टिकुलर लंग्स हैं दे आर स्पंजी इन नेचर। और कोई बंदा आपसे पूछ ले कि ये स्पंजी क्यों हैं, तो आप लोग बताएंगे ड्यू टू वेरी वेरी एक्सटेंसिव पार्टीशंस मेड बाय द व्हाट एल्वियोलर। अगर हम इस पर्टिकुलर लंग्स का एक सेक्शन काटने के बाद उसकी हिस्टोलॉजी स्टडी करें, एंड व्हाट इज मेंट बाय हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ द टिश्यूज अंडर माइक्रोस्कोप। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर लंग्स की हिस्टोलॉजी स्टडी करूंगा तो आप देख सकते हैं कि आपको इसके अंदर बहुत वास्ट, बहुत खुले क्या नजर आ रहे हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली एल्वियोलाई, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हमारे स्टूडेंट्स से देखेंगे कि अगर मेरे लंग्स के पास कोई मसल नहीं है और मेरे लंग्स हमेशा पैसिवली मूव करते हैं, तो फिर इन पर्टिकुलर लंग्स में ये एबिलिटी कैसे डेवलप होती है कि मेरी लंग्स एयर को इनहेल कर ले, और स्टेल एयर मीन जिसमें CO2 ज़्यादा है उसको बॉडी में से कैसे बाहर निकाल दे, राइट। आपने ये बड़ी बात भी याद रखनी है कि हम लोगों ने ये कहा था कि हमारी लंग्स एक क्लोज्ड कैविटी में बंद है, और उस पर्टिकुलर कैविटी का नाम क्या था भला, थोरेसिक कैविटी, राइट। और इट वॉज कवर्ड बाय द व्हाट, रिब केज, और इसकी बेस पे हमने क्या लगा हुआ था, डायाफ्राम। ये बात हमने कल की थी, सिर्फ लिंक कर रहा हूँ आज, राइट। अब ये जो मेरी ऑल लंग्स की ऑल अराउंड वॉल्स हैं और डायाफ्राम है, इट इज मेकिंग इट अ वैक्यूम्ड चैम्बर। अब इस वैक्यूम्ड चैम्बर में ना तो एयर कहीं से आ सकती है और ना ही कहीं से एयर जा सकती है, राइट। ये एक वैक्यूम्ड चैम्बर कैसे काम करता है, उसमें हमारे प्लूरा का क्या रोल है, हमारे इंटरकोस्टल मसल्स का क्या रोल है, और हमारे डायाफ्राम का क्या रोल है। अगले लेक्चर तक का वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी।
तब तक अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ, अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।